तो चलिए फ्रेंड्स, रे ऑप्टिक्स की ये पहली प्रैक्टिस क्लास है। होपफुली ऐसी कई प्रैक्टिस क्लास लेंगे तो क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे और आप आंसर देते जाइएगा। ओके, टाइम दूंगा पर्याप्त आपको। A. First. A. First. Sir, ऑलराइट। First. हाँ, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी किसी लाइट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है और उसके अलावा डेंसर मीडियम पे जाने में सब कुछ कम हो जाता है। ठीक है ना? साइन थीटा भी डेंसर मीडियम में जाने के बाद सब कुछ कम हो जाता है, म्यू गुना। डेंसर मीडियम में सब कुछ म्यू गुना कम हो जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। घड़ी की इमेज में टाइम बज रहा है 7:10, तो सही टाइम क्या होगा? D. हाँ, 12 बजे में से यानी 11:60 में से माइनस कर दीजिए। 12 बजे में से 11:60 में से माइनस कर दीजिए। इसका आंसर है ब। मिरर हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री का एंगल बना रही, इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री का एंगल बना रही है और मिरर हॉरिजॉन्टल से थीटा का एंगल बना रहा है और रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकली अपवर्ड्स जा रही है। ये इसकी सॉल्यूशन है। पहले मैंने हॉरिजॉन्टल से खाली 10 डिग्री पे इंसिडेंट रे दिखाई, फिर वहां मिरर भी दिखा दिया थीटा के एंगल पर। अगर रे ऊपर जा रही है तो नॉर्मल भी कहीं ऊपर की तरफ आना चाहिए, इसलिए मैंने मिरर को उस तरफ टिल्ट कर दिया। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल 80 डिग्री का है। हमें सबसे पहले नॉर्मल मार्क कर लेनी चाहिए। नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीचों बीच आएगी। नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीचों बीच आएगी। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल 80 डिग्री था, तो इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से 40-40 बचेगा। अब नॉर्मल और मिरर का ये जो पार्ट बीसी मैंने लिया है, इनके बीच में टोटल एंगल 90 है, तो 40 + 10 + थीटा = 90। तो थीटा इज 90 - 50 यानी थीटा 40 डिग्री है। ठीक है, आपको इन सवालों में एक ही काम करना है कि इंसिडेंट रे भी मालूम है और रिफ्लेक्टेड रे भी मालूम है, उनके बीचों बीच नॉर्मल मार्क कर लीजिए और फिर नॉर्मल और मिरर की सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री दिखा दीजिए। गॉट इट? सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होता है तो एपरेंट डेप्थ होती है रियल डेप्थ अपॉन म्यू। A. चीज उठी हुई दिखती है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। जो एपरेंट डेप्थ है वो है रियल डेप्थ अपॉन म्यू, और जो ग्लास स्लैब की रियल डेप्थ है वो है 3, तो 3/1.5। तो जो एपरेंट डेप्थ है वो 2 है। A. एपरेंट डेप्थ 2 है, पर अब इसमें प्रॉब्लम यही है कि समझ नहीं आ रहा कि उसने मांगा कहाँ से है। ऑब्जर्वर की आई से मांगा है, ऑब्जर्वर की आई से मांगा है या एपरेंट डेप्थ मांगा है। उसने जो डिस्टेंस हमें पहले दिया है वो पर्सन की आई से दिया है, तो डिस्टेंस ऑफ स्पॉट विल अपीयर टू बी, जिस डिस्टेंस को उसने 5 दिया है वो उसी डिस्टेंस को पूछ रहा है कि कितना दिखेगा। ये थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर एपरेंट डेप्थ पूछता है तो हमेशा बाउंड्री से नापते हैं, और जिस डिस्टेंस को उसने 5 दिया है वो उसी डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो वो ऑब्जर्वर की आई से पूछ रहा है। ऑब्जर्वर की आई से पूछ रहा है। ये देखिए, ऑब्जेक्ट और इमेज में जो शिफ्ट है वो 1 सेंटीमीटर है,
एपरेंट डेप्थ 2 सेंटीमीटर है और इमेज और ऑब्जर्वर की आई के बीच में डिस्टेंस कुछ 2+2 है, तो 4 इसका आंसर हो गया। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर की जो आई है और जो इमेज की पोजीशन है, शिफ्ट है 1 का, पहले शिफ्ट है 1 का, तो बस पहले जो डिस्टेंस 5 था अब वो 4 बचा। सी इसका सही आंसर देंगे क्योंकि इसने जो डिस्टेंस पहले 5 दिया वो उसी डिस्टेंस की बात पूछ रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द स्पॉट विल अपीयर टू बी, ज्यादातर इसमें एपरेंट डेप्थ निकालते हैं, ज्यादातर एपरेंट डेप्थ निकालते हैं, और यहाँ बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत ही रिस्की क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है पर बहुत रिस्की क्वेश्चन है। ओके क्रिटिकल एंगल, साइन सी इज इक्वल टू A, B, A, साइन सी इज इक्वल टू छोटा बाय बड़ा, साइन सी A, इसका आंसर है ए। ए इसका सही जवाब है क्योंकि साइन सी होता है छोटा अपॉन बड़ा। बी और सी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि साइन थीटा कभी एक से बड़ा नहीं आ सकता। ए और डी में से ही कोई पॉसिबल है, और बी कह रहा है बी पॉसिबल नहीं है। साइन सी होता है छोटा अपन बड़ा, तो 4/3 अपन 5/3, इसलिए वो हो गया 4/5, इसलिए हो गया वो 4/5। ठीक है, साइन सी यानी 1/μ। अब वो μ1/μ2 है कि μ2/μ1 है, उसके बजाय ध्यान रखो कि साइन सी तो एक से छोटा आता है, तो म्यू स्मॉल अपॉन म्यू बिग। नेक्स्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को उसने r' बोला है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r है। केस तो आपका जाना पहचाना है, जो पोलराइजेशन में ब्रूस्टर्स लॉ में पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में एंगल 90 है, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल प्लस 90 प्लस रिफ्रैक्शन का एंगल, ये पूरा 180 है। डेरिवेशन तो आप इसका कर ही लेंगे, ये डेंसर से रेयर जा रही है, डी टू आर डरेगी, इसकी कुटाई होगी, डरेगी तो डी म्यू आर इस समय जो डेंसर से रेयर जा रही है, कुटाई होगी, तो म्यू जो है वो कॉट आई है, म्यू जो है वो कॉट आई है, तो 1/sin c कॉट आई है, तो sin c tan आई है। अब इसने आई का नाम चालाकी से आर लिख दिया है, आई का नाम आर लिख दिया है, तो c है साइन इनवर्स tan आई और उसी को उसने आर बोला है। ठीक है, कुछ ऑप्शन r' के टर्म्स में भी हैं, कुछ ऑप्शन r के टर्म्स में भी हैं, i के टर्म्स में ऑप्शन नहीं है। अगर रे d टू r जाती है और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज 90 डिग्री पे होती हैं, तो म्यू आता है कॉटाई, डरोगे तो कुटाई होगी, डी टू आर डरोगे तो कुटाई होगी, म्यू इज इक्वल टू कॉटाई, तो 1/sin c इज कॉटाई, तो sin c इज tan i, और tan i यानी tan r, तो ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, दो मिरर्स हैं, अगर एक मिरर होता तो एंगल ऑफ डिविएशन होता, अगर एक मिरर होता तो एंगल ऑफ डिविएशन होता 180 - 2i, और दो मिरर्स हैं तो एंगल ऑफ डिविएशन होता है 360 - 2 थीटा या 2 थीटा, जिससे भी आंसर ऑप्टिव्स आ जाए।
तो 360 माइनस 2 इंटू 120, 360 माइनस 240, यानी 120 इसका आंसर है। ए एक मिरर होता है, जब एक मिरर होता है तो डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, और जब दो मिरर होते हैं तो जो टोटल डिविएशन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए वो जो 50 डिग्री दिया था उसने, वो 50 डिग्री वाली बात बेकार थी। जब दो मिरर थीटा पे इंक्लाइंड हो तो डिविएशन होता है 360 माइनस 2 थीटा या 2 थीटा, जिससे भी आंसर ऑब्ट्यूज आ जाए। ओके नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर रटा होगा आपको इसका ऑलरेडी। वन मोर वेवलेंथ, वैक्यूम को रेफरेंस लेंगे, एयर उसकी तुलना में, वैक्यूम की तुलना में एक डेंसर मीडियम है, एयर का म्यू क्योंकि 1 नहीं है। ए हाँ ए इसका ठीक जवाब है। ये देखिए, नंबर ऑफ वेव्स होती है थिकनेस एंड मीडियम अपॉन वेवलेंथ एंड मीडियम, और लैम्बडा में लैम्बडा ए बाय म्यू, सो नंबर ऑफ वेव्स हो जाएगा टी इंटू म्यू अपॉन लैम्बडा। अब ये लैम्बडा में लैम्बडा वैक्यूम को रेफरेंस लूंगा, तो एन एयर को मैंने लिखा है टी इंटू म्यू एयर अपॉन लैम्बडा वैक्यूम, और एन वैक्यूम को लिखा है टी इंटू म्यू वैक्यूम। फिर उसने कहा एन एयर माइनस एन वैक्यूम 1 है, एयर का म्यू ज्यादा है ना, तो एयर में वेवलेंथ छोटी है, तो एयर में ज्यादा वेवलेंथ है। एन एयर माइनस एन वैक्यूम इज इक्वल टू 1, और एन एयर और एन वैक्यूम दोनों के फॉर्मूले हमने ऊपर से लिखे हुए हैं, और जो डिग्री आर्मस्ट्रांग में दिया है 6000 डिग्री आर्मस्ट्रांग, वो 6000 इंटू 10⁻10 है, यानी वो 6 इंटू 10⁻7 मीटर है, तो 2 मिलीमीटर इसका आंसर है। नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मूला है टी म्यू बाय लैम्बडा, टी म्यू बाय लैम्बडा, तो टी बाय लैम्बडा आप कॉमन ले लीजिए, म्यू एयर माइनस म्यू वैक्यूम इज इक्वल टू 1 बच रहा है। एयर में एक वेव ज्यादा है, क्योंकि एयर का म्यू ज्यादा है तो उसमें वेवलेंथ कम है, उसमें वेव छोटी छोटी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स उतनी थिकनेस ऑफ एयर में ज्यादा होंगी। नेक्स्ट, हाँ ये ठीक है, बढ़िया है। फर्स्ट इसका सही जवाब है, ये वर्टिकल से एंगल अल्फा है, तो टेन अल्फा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है क्यू ई बाय एम जी, वैसे ही कुछ आएगा। इस चैप्टर का फोर्स अपॉन एम जी, और इस चैप्टर में पावर का फॉर्मूला आई ए भी होता है और पावर का फॉर्मूला एफ सी भी होता है। ये देखिए, पावर का फॉर्मूला आई ए भी है और एफ इंटू सी भी है, तो एफ का फॉर्मूला है आई ए बाय सी, और बस टेन थीटा आएगा, ये जो रेडिएशन का फोर्स है अपॉन एम जी, और परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है तो 2 जरूर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो उतना ही होता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। आई इज इक्वल टू आर, और आर डैश आर बाय 2 है, आर डैश आई बाय 2 है। फिर स्नेल्स लॉ लगाया, म्यू एयर साइन आई इज इक्वल टू म्यू मीडियम साइन आर डैश, तो साइन आई बाय 2 साइन आई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos आई बाय 2 आएगा n बाय 2, आई बाय 2 आएगा cos इनवर्स n बाय 2, और आई आएगा 2 cos इनवर्स n बाय 2। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होते हैं।
तो आर डैश जो है वो आर बाय 2 है, मतलब वो आई बाय 2 है। उसके बाद स्नेल्स लॉ। ऑलराइट, नेक्स्ट। कोन ऑफ विजन का केस है, वो कोन ऑफ विजन में डायमीटर मांग रहा है। आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, और ऑप्शंस अलग तरीके से दिए हैं। h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 इसने ऑप्शंस दिए ही नहीं है। एकदम जाना पहचाना सवाल, सड़े से सड़ा सवाल में गिना जाता है ये, पर ऑप्शन वो नहीं है जैसा कि आप चाह रहे थे, तो आप पेपर में पूरा मोमेंटम आपका टूट जाता है। ये हाँ, ऑलराइट। ये दिख रहा है टेन थीटा सी आर बाय एच है। आर जो है वो एच टेन थीटा सी है, और डायमीटर इज 2h टेन थीटा सी। सी इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है। ये शायद मेहरीन ने दिया था। यस सर। डिस्कस कुछ करना है तो देख लीजिए। नहीं। मुझे रेडियस निकालना है एच के टर्म्स में, तो बस मुझे तो परपेंडिकुलर चाहिए बेस के टर्म्स में। तो टेन थीटा लूंगा, और फिर डायमीटर है तो डबल कर दूंगा। हमको आर का फॉर्मूला पता था एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, पर उस रूप में ऑप्शन दिए ही नहीं है। नेक्स्ट, कोन ऑफ विजन कहते हैं इसको। अब वही आगे जैसा कि आप चाहते हैं। बी। अब आंसर आ गया इसका ब। बी। हाँ, ओके। रे ऑफ लाइट इज इन अ ग्लास स्लैब। सच है, मैंने ये क्वेश्चन अच्छा है। वैक्यूम के अंदर सी है, तो स्लैब के अंदर वेलोसिटी क्या होगी पहले तो ये देखेंगे। स्लैब के अंदर वेलोसिटी क्या होगी पहले तो ये देखेंगे। नहीं, बी इसका सही आंसर नहीं है। और वेलोसिटी पहले तो कांच के अंदर निकालेंगे, फिर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। ये जो हमने ए बी दिखाया है ना, ये थिकनेस टी है। एडी, एडी थिकनेस टी है। तो आपको वेलोसिटी जो ए बी है ना, उसका कंपोनेंट एडी के अलोंग लेना पड़ेगा। तो आप पहले वेलोसिटी इनसाइड ग्लास निकालोगे, सी ग्लास इज इक्वल टू सी एयर बाय म्यू, और फिर वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस एडी। सो वी शुड कंसीडर द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग एडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रिवर प्रॉब्लम में भी तो आपको यही सिखाया था ना, कि जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लीजिए। एक्चुअल पाथ कोई भी हो, आप अगर ए बी के अलोंग ए बी से टाइम निकालना चाहते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, डी बी से आंसर निकालना चाहते हैं तो भी सेम आएगा, और एडी से आंसर निकालना चाहते हैं तो भी टाइम सेम आएगा। टाइम हर बार सेम आता है। बस वेलोसिटी उस पाथ के अलोंग ले लीजिए जो आपने डिस्टेंस लिया है। आप डिस्टेंस अगर एडी ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी एडी के अलोंग ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉसिंग द रिवर प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। डिस्टेंस है एडी अपॉन वेलोसिटी अलोंग एडी इनसाइड द ग्लास। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, how many reflections will the ray have before going out from the other end? तो फॉर्मूला इसका शायद याद होगा, किसी को याद है क्या? नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस का। टोटल L by W tan theta. हाँ, बस तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टोटल लेंथ इसने दी है 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर, और W है 1 सेंटीमीटर, और थीटा है 45 डिग्री। ये देखिए, हमने इसे डिराइव किया है। W इज विड्थ,
distance traveled along the length of the mirror in one reflection. एक रिफ्लेक्शन में वो AB के बराबर डिस्टेंस तय कर रहा है और AB इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है. tan theta is AB by W. तो AB is W tan theta. Along the length of the mirror एक रिफ्लेक्शन में वो डिस्टेंस AB ट्रेवल कर रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड हॉरिजॉन्टली along distance traveled horizontally in one reflection. So L upon AB यानी L upon W tan theta. तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस का फॉर्मूला है L upon W tan theta और वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर 100 आ रहा है. सर वो n+1 कब होता था? हाँ वो मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा है, एक्सक्लूडिंग द रिफ्लेक्शन एट द अदर एंड. कैलकुलेशन से जो आंसर आता है ना, कैलकुलेशन से जो रिफ्लेक्शन आता है, कैलकुलेशन से जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं ना, वो हमेशा बस वो एक एंड पे ही लेते हैं उसको. अगर वो कहे कभी कि इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एट बोथ एंड्स, तो खाली आपको +1 करना है, वरना आंसर जो आ रहा है बस वही फाइनल आंसर आपको ज्यादातर देना पड़े. भाई बात समझ में? जी सर. अगर कहता है इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एट बोथ एंड्स तब +1 कर दीजिए. और ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं लगता कि आपको याद रहेगा, बेसिक को ध्यान रखिए. अभी तो लग रहा होगा कि फॉर्मूला याद रहेगा पर कंफ्यूजन आ सकता है, देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये फिर से रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज के परपेंडिकुलर होने की बात कर रहा है. और रे कहां से कहां जा रही है ऐसे में ये देखते हैं. शायद ये एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है, तो फिर म्यू tan i होता है. ब्रूस्टर्स लॉ में भी तो यही होता है. ब्रूस्टर्स लॉ में भी रे एयर से ग्लास में जाती है, वहां म्यू tan i आता है, यहां भी म्यू tan i आएगा. बस 1.62 is tan i, so I है tan इनवर्स ऑफ 1.62. रेयरर से डेंसर जा रही है, ये देखना है. डी टू आ जाती है तो डरते हैं, तो कुटाई होती है, और R2 से डी जाते हैं तो म्यू tan i है. नेक्स्ट. एक बीम में रेड लाइट भी आ रही है और ग्रीन लाइट भी आ रही है, तो ग्लास के अंदर इसमें डिस्पर्शन होगा. जब ये ऑपोजिट पैरेलल फेस से निकलेंगे तो क्या क्या कह सकते हैं आप? डी. हाँ, जब ये ऑपोजिट फेस से निकलेंगे ऐसा होगा. अंदर अंदर दोनों का पाथ नॉर्मल, दोनों नॉर्मल की तरफ झुकेंगे, पर रेड कलर मोस्ट डिटरमिनेंट कलर होता है, वो थोड़ा कम झुकेगा. अंदर जाके सबकी वेलोसिटी कम होगी पर रेड की वेलोसिटी कम कम होगी. तो रेड को पाथ भी ज्यादा तय करना है और रेड की वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो टाइम सेम लगेगा. तो रेड स्पॉट और ग्रीन स्पॉट जो अदर फेस पे बनेगा ना, वो सेम टाइम पे बनेगा, पर वो अलग अलग जगह बनेगा क्योंकि उन्होंने अलग अलग पाथ फॉलो किया. All the colors reach the emergent phase simultaneously at same time but at different points. और उसके बाद वो different parallel directions में चले जाते हैं. Parallel directions हैं पर फिर भी coincide तो नहीं कर रही हैं. Different parallel directions. B इसका सही जवाब है. Question important है, previous year का question है, क्योंकि इसलिए कुछ कुछ ऐसे question जिनके डिस्कशन ज्यादा नहीं हो पाते हैं क्लासों में, वो फिर से रिपीट होते हैं. ए. ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री 42. और वाटर का क्रिटिकल एंगल होता है 49 डिग्री. जितना म्यू ज्यादा होगा ना, म्यू होता है 1/sin c, जितना म्यू ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना कम होगा. डेंसर मीडियम का क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है. डायमंड का म्यू 2.4 होता है और डायमंड में क्रिटिकल एंगल भी 24 डिग्री आता है. तो 0 से 24 की जो रेज है केवल वही बाहर आ पाती हैं. इनमें जिनका क्रिटिकल, जिनका जो डेंसर हैं इनमें से कम रे बाहर आ पाती हैं. खैर वैल्यूज ही अपने को तो पता है, वैल्यूज ही पता है. वाटर का 49 डिग्री और ग्लास का 42 डिग्री. जो जितना ज्यादा डेंस है, जिसका म्यू जितना ज्यादा है, साइन सी उसका उतना कम है, तो सी उतना कम है. साइन सी इक्वल टू 1/μ से सोच लीजिए. ऑलराइट. सेम टाइम उसने कहीं बोला है, ये इंफॉर्मेशन अंडरलाइन करने लायक होती है. सेम टाइम
अगर टाइम सेम है तो बस टाइम को इक्वेशंस बना के उन्हें इक्वेट करेंगे। टाइम को कहता है if a light through a glass slab of thickness t d and time t makes same time takes same time। टाइम का फॉर्मूला बनाते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, पर वेलोसिटी मीडियम के अंदर लेनी पड़ेगी, तो d अपॉन वी एम, और वी एम यानी वी ए बाय सी, तो टी सी बाय वी ए। ये है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। वेलोसिटी इन मीडियम इज वेलोसिटी इन एयर अपॉन म्यू। तो टाइम में जो मीडियम लगता है उसका फॉर्मूला है एक्स म्यू बाय वी ए। अब टी मीडियम इज इक्वल टू एक्स म्यू, मतलब बाय वी ए, तो वन वी ए तो अक्सर कैंसिल हो जाता है, इसलिए मेरा वो वहां वी ए लिखना छूट गया। एक्स थिकनेस है और टाइम उसने सेम दिया है, तो एक्स वन म्यू वन इज इक्वल टू एक्स टू म्यू टू। तो एक एक्स शायद 1.9 होगा, एक म्यू 1.9 होगा। x1 म्यू वन इज इक्वल टू x2 म्यू टू, ये लेना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक का म्यू उसने 1.9 दिया था और एक की थिकनेस 1.5 डी दी थी और टाइम सेम था। x1 म्यू वन इज इक्वल टू x2 म्यू टू। 19 भी ठीक क्वेश्चन है। मिरर की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के पैरेलल होता है वो अनचेंज रहता है इमेज में भी, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो रिवर्स हो जाता है। ये देखिए इसमें ऑब्जेक्ट में एक वेलोसिटी है 2i और एक है 2j, और 2j वाली जो वेलोसिटी है वो मिरर के पैरेलल है, वो अनचेंज रहेगी, और 2i वाली जो रिवर्स हो जाएगी। इसलिए इमेज की वेलोसिटी में 2z तो 2j ही रहेगा और ये -2i रहेगा। इमेज की वेलोसिटी है -2i प्लस 2j और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2i प्लस 2j। अब आपको इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालनी है, मतलब वेक्टर फॉर्म में vi माइनस vo से आ गया -4i। कैलकुलेशन से हो रहा है ये। इमेज की वेलोसिटी को भी ij फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, उसमें i वाला जो कंपोनेंट है उसे रिवर्स कर देना। पैरेलल टू मिरर वेलोसिटी अनचेंज रहती है इमेज की भी, परपेंडिकुलर टू मिरर वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है। कोई भी बात ना समझ में आए तो आप और बोल दीजिए कि दोबारा समझा दीजिए। ग्रीन लाइट में देख रहे हैं दो कलर्स को नेशनल फ्लैग के, कैसे दिखेंगे? वेट कर रहा हूं आंसर का, बताइए। बी। डी। हाँ देखो, जो ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है ना, जब उस पे व्हाइट लाइट गिरती है ना तो वो ग्रीन को छोड़ देता है, वो ग्रीन को छोड़ देता है और बाकी सबको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्योंकि वो ग्रीन छोड़ देता है तो ग्रीन हमारी आंखों में एंटर कर जाती है। सर आपकी आवाज कम आ रही है। अब आवाज आ रही है ठीक? हेलो सर। अब तो ठीक है ना आवाज? यस सर। हाँ, जब ग्रीन लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे जब व्हाइट लाइट गिरती है ना, तो अगर वो रेड कलर का है तो रेड को छोड़ देता है, बाकी सारे एब्जॉर्ब कर लेता है, और रेड वो छोड़ देता है तभी तो रेड हमारी आंखों में घुसता है, तभी तो हमें रेड कलर का दिखता है। ठीक है, तो अब अगर ग्रीन लाइट ही गिरेगी तो बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रीन व्हाइट लाइट तो गिर नहीं रही, ग्रीन लाइट गिर रही है। सैफरन कलर सैफरन को छोड़ के बाकी सब एब्जॉर्ब करता है, तो सैफरन कलर ग्रीन एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ नहीं लौटेगा वहां से। और ग्रीन पोर्शन जो है वो ग्रीन को चलो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ग्रीन वाले से ग्रीन लौटेगा, सैफरन वाले से तो कुछ भी नहीं लौटेगा। तो सैफरन से जब चली हुई कोई लाइट हमारी आंखों में एंटर ही नहीं करेगी तो सैफरन हमको नहीं दिखेगा, वो ब्लैक हो जाएगा। ये पूरा हमने लिखा है इसमें। Saffron absorbs all except saffron. It reflects saffron. Similarly, reflected light from green object consists of green photons only. When green light is incident on our national flag, saffron will not reflect anything.
while green portion of the flag will reflect green. ठीक है? Okay, next. ये ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें तो अक्सर आपको आंसर रटा ही हुआ है कि म्यू मीन इज इक्वल टू रूट टू, म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1/√2. नहीं, म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2. रटने में यही प्रॉब्लम है, वो 1/√2 और √2 में ही मैं कंफ्यूज हो गया. ये कैलकुलेशन है जो 45 है, या तो वो एंगल सी है या सी से बड़ा है, क्योंकि 45 जब इमर्जेंट फेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 45 है तो टीआईआर हो रहा है, तो 45 सी से बड़ा है या सी के बराबर है. तो sin 45 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू sin c, तो 1/√2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय म्यू. इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2. सो म्यू मीन इज इक्वल टू √2. तो आंसर है ब, n इज ग्रेटर देन √2. कांच का म्यू एक से बड़ा ही होगा, 1/√2 तो होगा नहीं, पर म्यू ज्यादा होना चाहिए. टीआईआर हो अगर आप चाहते हैं, वो भी नॉर्मली इंसिडेंट रे में, तो म्यू ज्यादा होना चाहिए. म्यू मीन इज इक्वल टू √2. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट ए. A. हाँ, क्वेश्चन बहुत प्यारा है ये. लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मीडिया आप लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों सरफेसेस जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है वो पैरेलल है. अब बस ग्लास का म्यू साइन आई इज इक्वल टू जो बाहर एयर है उसका म्यू साइन आई. ये एंगल विद द नॉर्मल इनसाइड ग्लास इज आई एंड एंगल विद द नॉर्मल इन द एयर, ये बाहर आ गई है तो वो 90 डिग्री है. ठीक है, और बस लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मीडिया लगा रहा हूँ. ग्लास के अंदर म्यू ग्लास साइन आई जी इज इक्वल टू फिर म्यू ए साइन थीटा ए. ठीक है ना, और म्यू ए 1 है और साइन थीटा ए भी 1 है, तो म्यू ग्लास है 1 बाय साइन आई. आप टीआईआर के कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं कि ये बाउंड्री केस है टीआईआर के लिए, पर लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मीडिया लगाना पड़ेगा. बीच में जो मीडियम है वाटर, उसे पूरी तरह इग्नोर करना पड़ेगा. ये मान लीजिए कि रे सीधे ग्लास से एयर में जा रही है. बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. फिर अगला क्वेश्चन. D. हाँ, इसका आंसर डी है. D. कन्वेक्शन करंट बनते हैं, इमेज की पोजीशन शिफ्ट होती रहती है, तो वो ट्विंकलिंग का फील आता है. बेसिकली मुझे एक ही ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम है, एक ही टाइप का क्वेश्चन मैं इसमें एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी क्योंकि आ रहे हैं इसलिए थोड़े बहुत, कि कौन सा टीआईआर का एग्जाम्पल है और कौन सा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है. तो जो सन दिखने लगता है 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, वो रिफ्रैक्शन के लिए वजह से बोलते हैं या टीआईआर की वजह से? Refraction. Refraction. इसका आंसर रिफ्रैक्शन है, Refraction. वही मैंने लिखा है. डेली लाइफ में हम लोग वैसे ज्यादातर रिफ्रैक्शन का ही असर देखते हैं. टीआईआर भी देख सकते हैं, डायमंड वायमंड से ज्यादा खेलते हो तो मिराज वाली सिचुएशंस में कहीं टीआईआर भी आता है. अदरवाइज ज्यादातर मिराज में या लूमिंग में टीआईआर आता है, अदरवाइज ज्यादातर जो भी होता है वो रिफ्रैक्शन से ही होता है. तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रिफ्रैक्शन से ही है, और उसमें वेरियस जो लेयर्स है बीच में एयर की, उनका म्यू चेंज होता जाता है. यहाँ ये भी याद दिला दूं कि प्लैनेट्स पास हैं, इंटेंसिटी वेरिएशन ज्यादा नहीं है, तो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. नेक्स्ट.
D. 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 Okay, all right, शाबाश. Partially reflected and refracted, फिर आपस में परपेंडिकुलर हो गई. अब उसने खाली म्यू की जगह ये रे कहां से कहां जा रही है, अब पता नहीं ना, रेयरर से डेंसर जा रही है कि डेंसर से रेयरर जा रही है, कुछ पता नहीं है. केस तो वही है, पर एक म्यू1 बोल दिया और एक म्यू2 बोल दिया, बस इतना ही है. डेरिवेशन बेसिक से फिर से करेंगे. म्यू1 10i इज इक्वल टू म्यू1 sin i इज इक्वल टू म्यू2 sin r. और जो r है i प्लस 90 प्लस r 180 है, r है 90 माइनस i. तो फर्स्ट इक्वेशन में जब इसे डालेंगे तो म्यू1 sin i इज इक्वल टू म्यू2 cos i हो जाएगा. वो sin 90 माइनस i इज cos i. तो 10i जो है वो म्यू2 में म्यू1 हो गया. डी इसका सही जवाब है. तो छोटा सा वेरिएशन कर दिया ना उसने, माइनर वेरिएशन कर दिया. बस यही खेल, ऐसे ही छोटे मोटे खेलों की उम्मीद है बस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से अच्छे से करिए जरा इस सवाल को. वैसे तो कोन ऑफ विजन जैसा सवाल भी दिख रहा है, पर कोन ऑफ विजन में थीटा वो सेमी वर्टिकल एंगल होता है कौन का C. है. C. कैसे? सर वो हाइपोटेनस और मतलब वहां से 2 आ जाएगा वो, तो वो 2√2 हो जाएगा. मैं D. ऐसे सिलाई लगा रहा हूँ. डी कौन बोला? प्रियांशी. D. वेरी गुड प्रियांशी. देखिए सारी प्रॉब्लम हो गई, उसने थीटा चालाकी से किसी और को दे दिया. जो क्रिटिकल एंगल है वो 90 माइनस थीटा है. मैं फिर से स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ. मीडियम में म्यू मीडियम sin 90 माइनस थीटा नॉर्मल से एंगल नापते हैं इज इक्वल टू म्यू एयर sin 90. तो म्यू मीडियम cos थीटा इज इक्वल टू म्यू एयर इनटू 1, और cos थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और जो एक √3 और एक 1 है तो दूसरा √2 आएगा. तो जो इस ट्राइंगल का जिसे हम थीटा कह रहे हैं, जो ट्राइंगल दिया है जिसमें थीटा दिया है और √3 और 1 दिए हैं, उस ट्राइंगल में बेस आएगा √2, √3 स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 जो लिखा है नीचे, बेस इज इक्वल टू √2. ठीक है. वैसे होता था म्यू इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, आज हो रहा है म्यू इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, क्योंकि जिसे तुम थीटा कहते थे वो यहाँ 90 माइनस थीटा है. इतना सा खेल कर दिया इसने. ठीक है. पेपर क्योंकि आसान आने की उम्मीद है, हालांकि एनटीए ने अभी अभी स्टैंडर्ड अपना बढ़ा दिया है, परंतु खैर पेपर आसान ही आएगा. इसलिए चैप्टर कोई भी कमजोर मत रहने देना, एक भी चैप्टर. तो और खास तौर से ऑप्टिक्स उसमें सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है. कंटेनमेंट में रखना पड़ेगा इसको, पढ़ना पड़ेगा इसे जम के. ये सभी का वीक रहता है और सभी अलग अलग मौकों पे पूछ चुके होते हैं सर ऑप्टिक्स छोड़ जाएं क्या. ऑप्टिक्स छोड़ दिया तो आप बाहर. नेक्स्ट. A. ए की B. B. आपने एपरेंट डेप्थ निकाली 3 बाय 1.5 से, एपरेंट डेप्थ आई 2, और शिफ्ट तो जो है वो रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ है, शिफ्ट 1 है. और इमेज जितना ऊपर सरकेगी, इमेज तो ऊपर सरकेगी, ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी इमेज. जितना इमेज ऊपर उठेगी उतना ही माइक्रोस्कोप को भी ऊपर उठा दो, इसलिए अपवर्ड्स. और वो एपरेंट डेप्थ नहीं निकालना है, आपकी बार शिफ्ट निकालना है. ये गलती हो सकती है. नेक्स्ट.
एक बार फिर साइन सी इज इक्वल टू छोटा अपन बड़ा, तो साइन सी इज 2/3, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, तो ऐसे ही लिख दिया मैंने। मेन बात यह है कि स्मॉल अपॉन बिग, क्योंकि वो लेस देन 1 आना है। साइन सी इज इक्वल टू छोटा अपन बड़ा, और यही होता है 2/3.66, जिससे एंगल 41.8 डिग्री आता है, 42 डिग्री आता है। ये तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल है, यही ग्लास का क्रिटिकल एंगल है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी दे दी और वेवलेंथ दे दी, तो इससे वेलोसिटी निकाल लो। B, और वेलोसिटी मीडियम B, म्यू जो होता है वो फिर बड़ा B, अपॉन होगा, म्यू बड़ा अपॉन छोटा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम होगा। मैंने v इज इक्वल टू n लैम्बडा से वेलोसिटी निकाल ली मीडियम में 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर अगर म्यू चाहिए तो क्योंकि वो 1 से बड़ा होता है तो वो va/vm होगा, या तो फॉर्मूला रट लो v मीडियम इज इक्वल टू v एयर बाय म्यू, या म्यू इज इक्वल टू बड़ा अपॉन छोटी, बड़ी वेलोसिटी अपॉन छोटी वेलोसिटी, इसलिए इसका आंसर है ब। नेक्स्ट, D, हाँ फिर वही बाउंड्री आईआर वाला ही केस दिख रहा है। ये तो 3 4 5 ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज 5 है, जो एंगल है साइन सी वो 3/5 है। देखते हैं, r 90 डिग्री है तो बाउंड्री का सब TIR है, तो साइन सी 1/μ है, तो वो 5/3 है। मतलब म्यू म्यू 1 से बड़ा ही आना चाहिए, म्यू 5/3 है ना, म्यू 5/3 है। साइन सी इसका 3/5 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो डेफिनेटली 5 है, तो साइन सी 3/5 है, तो म्यू 5/3 है। अब लिक्विड के अंदर वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन एयर अपॉन म्यू, वेलोसिटी इन एयर अपॉन म्यू, अंदर कम तो होगी, इसलिए बर नहीं हो सकता, बाकी कोई भी आंसर हो सकता है। लिक्विड के अंदर लाइट की वेलोसिटी, फॉर्मूले बार बार वही आ रहे हैं, वेलोसिटी इनसाइड लिक्विड इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर अपॉन म्यू। नेक्स्ट, यार रे यदि ग्लास से एयर में जा रही है ना और एंगल 42 से ज्यादा है तो TIR हो जाएगा। वैसे डिविएशन में निकाल लेता, मैं बोलता बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, I-R या R-I, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। अगर प्लेन मिरर हो तो डिविएशन 180 - 2I, दो इंक्लाइन प्लेन मिरर्स हो तो डिविएशन 360 - 2 थीटा, और अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो डिविएशन है I-R या R-I, जो भी बड़ा है, और यहाँ तो कमबख्त TIR हो जाएगा, तो डिविएशन निकालना जरा मुश्किल हो जाएगा। ये ठीक है, अगर रे जा पाती तो डिविएशन R-I होता, बट यहाँ पे क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 है। अब जब TIR होगा तो ऑर्डिनरी ये प्लेन मिरर ही बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब TIR होगा तो ये प्लेन मिरर बन जाएगा, और प्लेन मिरर है तो डिविएशन है 180 - 2y, 180 - 2 × 50। अगर ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है, एंगल यहाँ नॉर्मल से दिया है, अगर बाउंड्री से थीटा देते हैं, प्लेन मिरर में डिविएशन होता है 2 थीटा, प्लेन मिरर में डिविएशन होता है 2 थीटा अगर ग्रेजिंग इंसिडेंस देते हो तो। ठीक है,
TIR हो रहा है, पर अगर डिविएशन नापना है तो बहुत मस्त सवाल है, क्योंकि प्लेन मिरर में डिविएशन पूछ रहा है वो। तो ये तो सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, एक बार TIR होने लगता है तो सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, तो ये प्लेन मिरर बन जाएगा। नेक्स्ट, डिविएशन 240 है, तो 360 माइनस 2 थीटा 240 है, और नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है कुछ 360 बाय थीटा। 360 माइनस 2 थीटा इज 240, 2 थीटा इज 120, थीटा 60, और n होता है 360 बाय थीटा। और अगर वो इवन आ रहा है तो बस फिर तो हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल नंबर ऑफ इमेजेस 5 है। अगर वो इवन आता है तो -1 करते हैं सिमेट्री के कारण। क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से पढ़ते हैं, लास्ट लाइन में कह रहा है नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्जर्वेबल, ठीक है ना। नंबर ऑफ इमेजेस का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले तो आप 360 बाय थीटा निकाल लो, अगर वो फ्रैक्शंस में आए तो इंटीजर पार्ट उठा लो, अगर वो ऑड आए तो ऑड ही रहने दो, अगर वो इवन आए तो -1 करो, और ऑड आए और सिमेट्री पे रखा हो, एंगुलर बाइसेक्टर पे, तो सिमेट्री हो तो फिर से -1 करो। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। YDSE तो पूरा इसी पे बेस्ड है ना। C. नहीं यार, A. A. ए इसका A. जवाब। ये मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है कि पाथ्स आर ऑप्टिकली इक्विवेलेंट इफ दे कंटेन सेम नंबर ऑफ वेव्स, क्योंकि अगर उनमें नंबर ऑफ वेव सेम होगा तभी उनका फेज एंगल सेम होगा। एक वेव यानी एंगल है 2 पाई, तो दोनों में अगर 5 वेव हैं तो दोनों का फेज एंगल सेम है, भले एक की वेव लेंथ कम है और एक की वेव लेंथ ज्यादा है, पर एक पूरी वेव लेंथ है तो एंगल सेम हो जाता है। अच्छा, नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मूला है T अपॉन लैम्बडा एम, और लैम्बडा एम यानी लैम्बडा एयर बाय म्यू। तो नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मूला T थिकनेस ऑफ मीडियम इंटू म्यू मीडियम अपॉन लैम्बडा ए। अगर n सेम है तो मैं T इंटू म्यू को इक्वेट कर दूंगा, और एयर का म्यू जरा मैं 1 ले लेता हूं। अब जरा ध्यान से देखना, सो मीडियम ऑफ थिकनेस T is optically equivalent to thickness mu T of air। सबसे लास्ट में देखो, इससे क्लियर हो जाएगा। 3 मीटर ऑफ ग्लास कंटेन सेम नंबर ऑफ वेव्स एज 4.5 मीटर्स ऑफ एयर, क्योंकि कांच में तो वेवलेंथ छोटी छोटी होंगी ना। मान लेते हैं लैम्बडा 1 है, तो कांच के 3 मीटर में 3 वेव्स हैं, तो एयर में आके वो वेवलेंथ 1.5 हो जाएगी, तो एयर के 4.5 मीटर में भी 3 वेव्स आएंगे। तो मीडियम का जो थिकनेस T है उतनी वो एयर की म्यू T के बराबर है, वो एयर की म्यू T के बराबर है। तो जब तुम T थिकनेस की प्लेट रख देते हो तो अब एक्चुअली क्या है, वो उसका एयर का इक्विवेलेंट एयर का पाथ हो गया म्यू T, जबकि एयर फिजिकली वहां पे ज्योमेट्रिकली T की है, तो टोटल पाथ हो गया म्यू T माइनस T। भाई बात ये है कि जितनी थिकनेस T में एयर की थिकनेस T है, और मान लीजिए उसमें 3 वेव समा रही थी, अब उतनी मोटी आपने बीच में कांच की पट्टी रख दी जितनी एयर की थिकनेस थी, और कांच की पट्टी में 4 वेव्स आ रही हैं, तो अब तो यहाँ ज्यादा वेव्स आ रही है ना, तो पार्ट डिफरेंस पर 3 लैम्बडा था तो 4 लैम्बडा टाइप कुछ हो जाएगा, इसलिए पार्ट डिफरेंस बढ़ जाता है, ऑप्टिकल पाथ बढ़ जाता है, कांच के अंदर ऑप्टिकल पाथ बढ़ जाता है। अगर एयर में 1 चले या कांच में 1 चले, तो कांच के 1 ऑप्टिकल पाथ ज्यादा है, ज्योमेट्रिकल पाथ सेम है, क्योंकि कांच के 1 में ज्यादा वेव्स है ना, इसलिए पार्ट डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। जहां कांच की पट्टी रखी है T, वहां पहले उतनी मोटी एयर थी, अब उसी जगह उतनी मोटी ही कांच की पट्टी आ गई है। तो पर जब यहाँ एयर थी T, तो इसकी लेंथ T ही थी, और जब यहाँ ग्लास है T का, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ म्यू T है।
म्यू टाइम्स बढ़ गई इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि उसमें ज्यादा वेव्स आ रही है ना, इसलिए इंक्रीजेस होता है हमेशा। म्यू टी माइनस टी, एयर की थिकनेस टी नहीं, मीडियम की थिकनेस टी इज इक्वल टू एयर की म्यू टी। पूरा डेरिवेशन दिया है उसका, बहुत प्यारा, अच्छे से रिवाइज करिए इसको, बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, C. So C. हाँ क्या बात है कि अगर यहाँ पे 5 इमेजेस बन रही हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने लेके कंसिडर की है। मैंने कहा यार हो सकता है 360 बाय थीटा ही 5 आ रहा हो, या हो सकता है कि वो 360 बाय थीटा 6 आ रहा हो और उसको -1 करने के बाद इसने 5 दिया हो। जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं उसको या तो आप 360 बाय थीटा से इक्वेट करें या फिर 360 बाय थीटा -1 से इक्वेट करें। नंबर ऑफ इमेजेस के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो 360 बाय थीटा या 360 बाय थीटा -1। मैंने दोनों जगह किया है। ये देखिए, अगर n 360 बाय थीटा है वो 5 है, ऑड है सपोज, ऑड अगर आता तो हम ऑड ही रहने देते हैं, सिमेट्री भी होती तो, तब थीटा 72 आता और नया थीटा आ जाता 42 और नई नंबर ऑफ इमेजेस आती है 8.5 समथिंग, और फिर मैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट ओमिट करके इंटीजर पार्ट ले लेता, तब 8 इमेजेस नहीं बनती, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो फिर मैंने कहा यार कि n को अब तुम 360 बाय थीटा -1 से इक्वेट करो, तो थीटा 60 डिग्री आ रहा है, तो नया एंगल 30 हो गया, तो n डैश 12 आ रहा है, वो इवन आ रहा है, उसमें से -1 करेंगे, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आसान है पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एपरेंट डेप्थ बोलनी है आपको। ये x/2 का एक मीडियम है, x/2 का दूसरा मीडियम है, टोटल एपरेंट डेप्थ है एपरेंट डेप्थ 1 प्लस एपरेंट डेप्थ 2, और एपरेंट डेप्थ होता है रियल डेप्थ अपॉन म्यू। ध्यान रखना कि जब ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में खड़ा होता है तब तो ठीक है, एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ अपॉन म्यू, और ऑब्जर्वर जब डेंसर मीडियम में खड़ा होता है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में खड़ा होता है, जैसे मछली हमें देखे तो रियल एपरेंट हाइट है म्यू इनटू रियल हाइट। अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में खड़ा है, जैसे मछली हमें देखे, तो फिर हाइट बढ़ी, हाइट है तो म्यू टाइम्स बढ़ जाती है, डेप्थ हो तो म्यू टाइम्स कम हो जाती है। तो कभी कभी वो म्यू से मल्टीप्लाई करने वाले सवाल भी आते हैं, ये जरूर देख लेना चाहिए कि ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है। ठीक है, तो बस अब तो ये x/2 अगर आप कॉमन ले लीजिए, 1/μ1 प्लस 1/μ2। ऑप्शंस देख के तो लगता है डर जाते हैं इन ऑप्शंस को देख के, तो प्रिपेयर्ड ना हो तो, इसीलिए क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आपको करने चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस खूब सारे किए हुए हों, ताकि क्वेश्चन देख के डर ना लगे। और ये तो अच्छे हैं, इनमें डिजिट्स नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है, ये तो अच्छे ऑप्शंस है क्योंकि इनमें कैलकुलेशंस नहीं है, खाली रीअरेंजमेंट है। नेक्स्ट, फिर से वो डाइवर है, डेप्थ है, कोन ऑफ विजन की बातें हो रही हैं, आर का फॉर्मूला h अपॉन √μ² - 1 लगेगा, पर उसने रेडियस पूछा ही नहीं है, उसने उठा के एंगल पूछ लिया। डेप्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम वाटर के अंदर है, हमें इस बात से मतलब है। बोला नहीं है कि वाटर के अंदर है, पर आप वाटर के ही अंदर हो गए। मीडियम और ऑप्शंस में भी कुछ म्यू म्यू वो सजेस्ट तो कर ही रहा है। ये कहता है the first formula that comes to our mind is r is equal to this much, but the question has half angle, question has half angle of cone of vision। उसने कहा है cone of semi vertical angle,
कोन ऑफ विजन जो है उसका हाफ एंगल देख रहा है, तो सी हम कहते हैं। और उसने कहा था सो दैट सी इज द स्काई, स्काई उसको दिख रहा है पानी के अंदर से, तो बाहर से चली हुई रे पूरी अंदर आ रही है। साइन सी 1/μ है, साइन सी 3/4 है, तो सी साइन इनवर्स 3/4 है। और यहाँ हमने याद दिलाया है कि अगर मछली जो है वो बाहर की सारी दुनिया को देख सकती है, अगर हम पानी के अंदर हैं तो बाहर की चली हुई सारी रेस अंदर आ पाएंगी, क्योंकि तब रे रेयरर से डेंसर आ रही है और उसमें टीआईआर नहीं होता। पर अगर हम ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट कांच पानी के अंदर है, ऑब्जेक्ट पानी के अंदर, एक बल्ब जला लेते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, तो उसकी सारी रोशनी बाहर नहीं आ पाएगी, क्योंकि केवल वही रे बाहर आ पाएगी, उतनी रेस बाहर आ पाएंगी जितनी 2C के एंगल में समाई हुई है, बाकी में टीआईआर हो जाएगा। अंदर से बाहर सारी रेस नहीं आती, पर बाहर से अंदर सारी रेस चली जाती है। ठीक है, अंदर से पानी के अंदर से जो रे बाहर आ रही हैं वो तो डेंसर से रेयरर आ रही हैं, उनमें तो टीआईआर की पॉसिबिलिटी है और होगा भी। अगर बल्ब एक स्विमिंग पूल के अंदर जल रहा है तो उससे एमिटेड सारी रोशनी बाहर नहीं आएगी, केवल 2C के कोन में जो रेस कंटेंट है ओनली दोज विल बी एबल टू कम आउट। और इसीलिए अगर स्विमिंग पूल में एक बल्ब जल रहा है पानी के अंदर, तो उसका पानी की सरफेस पे एक सर्कुलर पैच बन जाता है, यही सर्कुलर पैच आपको खाली दिखता है और यही बेस ऑफ द कोन ऑफ विजन होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट। पहले पावर 5 डायोप्टर है और बाद में इतना तो पक्का है कि इसका नेचर चेंज हो गया, तो 1.5 से तो बड़ा ही आना चाहिए यार, इसका नेचर चेंज हो गया। और मेरे को तो 5/3 दिख रहा सीधे सीधे आंसर इसका। 1.5 से बड़ा तो एक ही है ना ऑप्शन। क्वेश्चन खैर ये इंपॉर्टेंट है, आएंगे। पावर का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू माइनस 1 होता है रिलेटिव म्यू, और वो 1/r1 माइनस 1/r2 को मैं k के नाम से पुकार रहा हूँ। तो पहले पावर है 5 डायोप्टर और ग्लास का म्यू है 3/2, और पहले ये एयर में था, और फोकल लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर अब हो गई है तो पावर हो गया 1 डायोप्टर माइनस 1 डायोप्टर हो गया है। और अब कांच का म्यू तो 3/2 है, पर सराउंडिंग मीडियम का म्यू म्यू एल है। 1/f का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 into 1/r1 minus 1/r2, where mu is the relative refractive index of the material of the lens with respect to surrounding medium। तो बाद में ये हो गया 3/2 अपॉन म्यू एल। इनको फिर आप डिवाइड करके सॉल्व कर दीजिए, म्यू एल की वैल्यू b आ रही है, और कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं थी। अगर नेचर चेंज हो गया, अगर नेचर चेंज हो गया तो आपने उसे डेंसर मीडियम में डाला है, तो कांच का म्यू तो 1.5 था ही, तो 1.5 से बड़ा यहाँ एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। उम्मीद है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व होगा, पहले तो ट्राई करना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पहले देते तो शायद क्लिक कर जाता। पानी में इसका लेंस का नेचर चेंज हो चुका है, तो पानी का म्यू इसके म्यू से ज्यादा है। एयर में तो जो भी लेंस जैसा बिहेव करता है वो वैसा ही लेंस एक्चुअली हम उसे कहते हैं। बेसिकली ये कन्वर्जेंट लेंस ही है, इसका बेसिक नेचर यही है। पर मीडियम में वाटर में जाने के बाद इसका नेचर चेंज हो गया, मतलब कांच का म्यू वाटर के म्यू से कम है ना। सी आंसर है। हाँ, डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/f का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 फिर 1/r1 प्लस 1/r2 ही आएगा। फोकल लेंथ भी दे दी और म्यू भी दे दिया।
और एक का R है और एक का 2R है, और स्मॉलर वाले को मांगा है, उसी को मैं R मान लेता हूँ। जल्दी से कैलकुलेट करके देखिए, कोई बताइए आंसर। B. हाँ, 1/f is mu minus 1 into 1/r1 plus 1/r2। अगर उसने डबल बाई कॉन्वेक्स कह ही दिया तो ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन आएगा, साइन कन्वेंशन डालने के बाद बात करेंगे। बेसिक फॉर्मूला 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, पर उसमें साइन कन्वेंशन डाले जाते हैं। अगर इसकी दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं तो अंदर प्लस आएगा, दोनों कॉन्केव हैं तो भी अंदर प्लस आएगा, क्योंकि दोनों के पावर एडिटिव है ना, दोनों के पावर एडिटिव है। 39 ये D. 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 इसका ब्लॉक कर दिया इसको, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर, मतलब ट्रांसमिट एरिया, जो लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया है। और फोकल लेंथ पे तो तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कंस्ट्रक्शन चेंज ना करो, या तो म्यू चेंज करो, या R1 चेंज करो, या R2 चेंज करो। द आंसर है। जो ब्लॉक पोर्शन है उसका डायमीटर d/2 है, तो एरिया ब्लॉक इज a/4। तो लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया 3a/4 है, एंड इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर, यानी लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। तो इंटेंसिटी 3/4 रह गई। और फोकल लेंथ तो उसकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है, मतलब म्यू पे, R1 R2 पे। आपने इनमें से कोई चेंज नहीं किया है, एफ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट। D. Zero. D. 0. तो इसका पावर 0 हो जाएगा। 0. हालांकि तो दोनों अभी भी कॉन्वेक्स लेंस ही हैं, पर इनके प्रिंसिपल एक्सिस ऑफसेट हैं। हर लेंस जो है वो अपने प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ झुकाएगा। हमने कहा द पावर ऑफ द फुल लेंस इज P, देन पावर ऑफ ईच हाफ लेंस इज आल्सो P, क्योंकि R1 और R2 और म्यू कुछ नहीं चेंज किया। ईच हाफ लेंस इज स्टिल अ कन्वर्जिंग लेंस, बट देयर प्रिंसिपल एक्सिस आर ऑफसेट, ऊपर नीचे हैं। अभी तो हर लेंस तो अपने प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ही झुकाएगा। पहला लेंस नीचे झुकाएगा, दूसरा लेंस ऊपर झुकाएगा, सब कैंसिल कर देंगे। और ईच हाफ लेंस एक्ट्स एज अ प्रिज्म बेंडिंग रेज टुवर्ड्स इट्स ओन बेस। पहला अपने बेस की तरफ झुकाएगा, दूसरा अपने बेस की तरफ झुकाएगा। दोनों, एक ने अगर +5 डिग्री झुकाया और दूसरे ने -5 डिग्री झुकाया, तो नेट डिविएशन उसमें 0 हो गया। तो आने वाली रे अगर पैरेलल है तो जाने वाली रे भी पैरेलल है, ऐसे में पावर 0 कहते हैं। आंसर है ड। नेक्स्ट। B. हाँ, इसका आंसर है ब। तो हमने B. कॉन्वेक्स की साइड में पावर कॉन्केव चिपका दिया ना, तो कंबाइंड पावर कम हो गया, कंबाइंड फोकल लेंथ बढ़ गई। और ऐसे ही मान लो कि चलो पैरेलल रेज आ रही थी, तो अपने फोकल पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। पैरेलल, अगर पैरेलल नहीं भी आ रही थी तो भी अगर एफ बढ़ेगा तब तो इमेज डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इमेज डिस्टेंस तो एफ से रिलेटेड रहता ही रहता है। आपने जब इसके कॉन्टैक्ट में कॉन्केव लेंस डाल दिया तो कंबाइंड पावर कम होगा, कंबाइंड फोकल लेंथ बढ़ गई। अब एक केस के लिए अगर इमेज डिस्टेंस बढ़ गया तो बाकी केस के लिए भी बढ़ जाएगा। और वो एक केस है जब रेस पैरेलल आ रही है, तब इमेज फोकस पे बनेगी, नए पूरे सिस्टम के नए फोकस पर, पूरे सिस्टम के नए फोकस पर। ये है। तो इमेज जो है थोड़ा दूर सरक जाएगी अगर वो रेज बन रही है। तो द फोकल लेंथ इज कॉन्वेक्स लेंस इज मैक्सिमम फॉर। D. अच्छा इंपॉर्टेंट D. क्वेश्चन है। हैं? D. मतलब पढ़ के बताओ क्या है, Red light. कैसे मालूम?
सबसे कम बैंड होगी तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी। हाँ, फोकल लेंथ, वेवलेंथ, वेबग्योर में रेड बाद में आता है ना, तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और वेवलेंथ ज्यादा है तो फोकल लेंथ भी ज्यादा है। उधर रेडियो वेव्स जो है, रेडियो वेव्स की फोकल वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इधर रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। आर वाले जो है इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। विजिबल लाइट में रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, और पूरे ईएम स्पेक्ट्रम में रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और जिस वेवलेंथ ज्यादा तो फोकल लेंथ ज्यादा, ऐसे ही याद करने का तरीका बता रहा हूँ। बाकी तो हाँ, ये लॉजिक आपको लगानी ही पड़ेगी कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्बडा स्क्वायर कोशीज लॉ। रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है तो उसका म्यू मिनिमम है। अब 1/* म्यू माइनस 1, तो जिसका रेड का म्यू सबसे कम है तो रेड का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है। याद करने के लिए हमने तरीका बता दिया कि वेवलेंथ और फोकल लेंथ दोनों लेंथ हैं, एक ज्यादा होगी तो दूसरी भी ज्यादा होगी। और ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दिया कि म्यू क्योंकि रेड का मिनिमम है तो ऑल इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन आर मिनिमम इन रेड। जितनी भी बेंडिंग होती है, शिफ्टिंग होती है, रेड में सब कुछ सबसे कम होगा। रेड इज द मोस्ट डिटरमिनेंट कलर। ठीक है, जब मास्क पहन के जाओगे ना नीट देने 26 जुलाई को, रेड कलर का मास्क लगा के जाना। अगला क्वेश्चन। एफ ही रहेगी मिरर की। हाँ, बड़ा टाइम लग गया। ठीक है, शाबाश। मिरर है, मिरर। मिरर, मिरर की फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। एफ का फॉर्मूला r/2 ही रहता है। ये मिरर है, एफ का फॉर्मूला r/2 है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, अनचेंज है। अपराइट इमेज इज ऑब्जेक्ट से कोइंसिडेंट है। आंसर बताइए, कुछ याद आ रहा है? जो बिल्कुल ही भूल गए हैं सबको वो जरा बोलें कि हाँ भूल गए हैं सर। सबको याद है ये सब कि टोटली आउट ऑफ टच हो? सर अनादिप, समवॉट हो सर, मतलब आधा याद है, मतलब आधा अभी भी भूल रहा हूँ। चलिए ये ठीक है, चलिए इतना याद है कि ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ये। ए नहीं मतलब सर इजी क्वेश्चंस जो होता है वो तो बन रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ये तो सबसे सड़ा आंसर है भाई। सी। अगर वो अपराइट कहता ना इरेक्ट, तो इरेक्ट यानी इक्वल, ऐसा कुछ था हमने पढ़ा था, इरेक्ट यानी इक्वल। और इन्वर्टेड यानी एक बार v माइनस आर एक बार v प्लस आर। देखो ये कंडीशन है, अगर लेंस से निकलने के बाद रे सामने वाले मिरर के पोल पे गिरे, ठीक है, तो इरेक्ट इमेज कोइंसिडेंट होगी। उस समय लेंस और मिरर के बीच का डिस्टेंस जो है वो v के बराबर है। देखो मैं बताता हूँ, रे एक बार लेफ्ट से राइट लेंस में से गई, फिर मिरर से लौटी, और फिर लौटते समय राइट से लेफ्ट वापस मिरर लेंस में से आई। तो टोटल मैग्निफिकेशन है m1 इंटू m2 इंटू m3। ठीक है, अब लेंस का मैग्निफिकेशन अगर पहले -2 है तो बाद में -1/2 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट उसका प्लस आ जाएगा। अब सब कुछ खेल होता है मिरर के मैग्निफिकेशन पे, और मिरर में जब ऑब्जेक्ट पोल पे होता है तो u 0 होता है, v 0 होता है और m +1 होता है। अगर आप चाहते हैं ओवरऑल मैग्निफिकेशन +1 आए तो रे मिरर के पोल पे गिरनी चाहिए। मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होगा ना तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन भी +1 होगा, और अगर मिरर का मैग्निफिकेशन -1 होगा ना तो ओवरऑल भी मैग्निफिकेशन -1 होगा। तो अगर इरेक्ट इमेज कभी कोइंसाइड हो रही है ना, इरेक्ट अपराइट इमेज, तो बस u दिया है, f दिया है, v निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर है। और अगर इन्वर्टेड इमेज होती तो क्या होता, रे सी की तरफ जा रही होती, कॉन्वेक्स से निकलने के बाद रे सी की तरफ जा रही होती। ठीक है, और वो अब अगर पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई
अगर कॉन्वेक्स मिरर आ गया तो पहली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डी है v माइनस आर। और अगर कॉन्केव मिरर में ऐसा हो रहा है तो डी है v प्लस आर। कॉन्केव में गुफा में अंदर तक जाना पड़ेगा ना, तो डी है v प्लस आर, ये है। अगर इरेक्ट इमेज है तो देखो ही मत कि पीछे कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा डी इज इक्वल टू वी। यहाँ जैसे u इसने u माइनस 30 दिया है, f प्लस 20 दिया है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और लेंस का फॉर्मूला मैंने लगाया 1/√1/v माइनस 1/u, तो d आ गया हमारा 60 डिग्री। बस यही फाइनल आंसर है क्योंकि इरेक्ट इमेज है। अगर इन्वर्टेड होती और पीछे कॉन्वेक्स मिरर होता तो v माइनस आर आता, क्योंकि कॉन्वेक्स है नेगेटिव मिरर, कॉन्वेक्स है नेगेटिव मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, तो d होता v माइनस आर, और कॉन्केव है पॉजिटिव मिरर, तो d होता v प्लस आर। कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स तो नेगेटिव मिरर है, तो d होता v माइनस आर, और कॉन्केव मिरर तो पॉजिटिव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, तो d होता v प्लस आर। ऐसे याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट, B, हाँ, B, पावर है p1 प्लस p2, 1/f है 1/f1 प्लस 1/f2। अब उसने f नहीं मांगा, p मांग लिया। अब इसमें क्या होता है, कई बार आप पलटना भूल जाते हो, कई बार आप जबरदस्ती से पलट देते हो, तो उसने ऑप्शन प्रॉपर बनाए नहीं है। नहीं तो एक ऑप्शन उसको देना चाहिए था f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, तो और ज्यादा गलतियां होती। कई बार आप इसको पलटना भूल जाते हो, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 निकालते हो ना, तो उसमें 1/c को लास्ट स्टेप में पलटना भूल जाते हो। वही बस उतना से ही खेल है। फोकल लेंथ पूछ लेता तो प्रॉब्लम नहीं थी, पर ये आईपीएमटी का क्वेश्चन है, उसने उठा के पावर पूछ लिया है, इसलिए अननोन को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि एक्चुअली मांगा क्या है, नंबर उसी से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, हाँ, अगर शॉर्ट साइटेडनेस का डिफेक्ट है तो पावर का फॉर्मूला भी छोटा वाला -1/कैन, और अगर लॉन्ग साइटेडनेस का डिफेक्ट है तो पावर का फॉर्मूला भी लॉन्ग 4 -1/कैन, है ना। कैन यानी मीटर में होना चाहिए। जहां तक बिना चश्मे के आप देख सकते हो वो -2 मीटर है, और पावर का फॉर्मूला है -1/कैन। मतलब अब कैन को फिर मैं नेगेटिव साइन के साथ नहीं डालूंगा क्योंकि मैं डाल चुका हूं ऑलरेडी -1/कैन में, कैन को मैं 2 डालूंगा मीटरों में, तो पावर है -0.5 डायोप्टर। बेसिकली फॉर्मूला होता है पावर का, यानी 1/f का, लेंस है तो 1/v माइनस 1/u, लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस और सिंपल माइक्रोस्कोप सभी में u और v नेगेटिव होते हैं, सभी में u और v नेगेटिव होते हैं। जो अननोन है उसका साइन डालेंगे, जो अननोन है सॉरी उसका साइन नहीं डालेंगे, बाकी सारे साइन डाल देंगे, ठीक है। और अब आप क्या चाहते हो चश्मे से, इन जनरल आप ये चाहते हो कि जो आप चश्मा पहन के देखना चाहते हो वो u है, और जो बिना चश्मे के भी आप देख सकते हो वो v है। बस ये ध्यान रखना आप, what you can see is equal to v and you what you want to see वो अब चश्मा पहनने के बाद का u है। अगर इसने ये नहीं कहा कि डिफेक्ट कहाँ के लिए रिमूव करो तो हेल्दी आई जैसा बनाएंगे, इन्फिनिटी के लिए रिमूव करेंगे, तो चश्मा पहनने के बाद इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट की इमेज भी मेरे 2 पे बन जानी चाहिए, क्योंकि वहां तक मुझे बिना चश्मे से ही दिख जाता है। चश्मा पहनने के बाद जो आप अब देख सकते हो वो u है, और चश्मा पहने बिना जो मैक्सिमम आप देख सकते हो वो v है, और दोनों के साइन नेगेटिव हैं, इतना समझ जाइए। अगर आप फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में डाल देंगे तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, पर आप पावर निकाल रहे हैं तो सब कुछ मीटर में जरूर डालिएगा। नेक्स्ट, अब ये जनरल केस आ गया, डिजायर्स, वांट्स, जो पढ़ना चाहता है, जो वो चाहता है वो है u, तो शायद u है -30, और नियर पॉइंट यानी जो बिना चश्मे के भी वो पढ़ सकता है वो है -10। C, मेरे ख्याल से तो यही है। पावर का फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u, और u है -0.3 और v है -0.1। जो आप पढ़ना चाहते हो वो v है, और नेगेटिव साइन के साथ तो आएगा ही, और जो नियर पॉइंट है शॉर्ट साइडेड पर्सन का मतलब बिना चश्मे के,
जो कुछ भी बिना चश्मे के हो वो तुम यू हो। जब पैदा हुए थे तो तुम बिना चश्मे के हुए थे, वही तुम यू हो। और सबने चश्मा पहन लिया, अब सब वी हो गए। चश्मा पहनने के बाद जो है वो वी है। चश्मा बिना पहने जो है डिस्टेंस दिया है वो यू है। सी इसका आंसर है, राइट। ये बहुत डेंजर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है व्हेन प्लेस्ड इन आइदर ऑफ द पोजीशंस, लेंस को डिस्प्लेस कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड का सवाल है। F is equal to d square minus a square by 4d। d है 100 सेंटीमीटर, x है 40 सेंटीमीटर, और पावर मांगा है उसने। डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है और स्क्रीन फिक्स्ड है, और लेंस की दो पोजीशंस जिनके बीच में 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, उनके लिए इमेज बार बार स्क्रीन पे बन रही है। डिस्प्लेसमेंट मेथड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, आप भी जानते हैं इस बात को। डिस्प्लेसमेंट मेथड भी नेग्लेक्टेड रहता है थोड़ा। वो कहता है लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन प्लेस्ड एट आइदर ऑफ द पोजीशंस 40 सेंटीमीटर अपार्ट। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड का सवाल हो गया ना। x 40 है और फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसका एक फेस मिरर कर दिया, तो कंबाइंड पावर का फॉर्मूला ऐसे में होता है 2pl प्लस pm। P इक्विवेलेंट होता है 2pl प्लस pm। जो pl है वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू 2 बाय आर, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर। और जो मिरर है वो समझ नहीं आ रहा, ये कॉनकेव मिरर बन गया, ये बहुत पॉजिटिव मिरर बन गया। मिरर में फोकल लेंथ होता है r/2, तो पावर होगा 2 बाय आर। तो मिरर का जो पावर है उसका साइन जरूर देखना, प्लस 2 बाय आर, 2pl प्लस pm। लेंस का 2 बार असर होगा आते समय और जाते समय, और मिरर के पावर का 1 बार असर होगा, 2pl प्लस pm। कहता है पॉलिश सरफेस इज अ कॉनकेव मिरर विद पॉजिटिव पावर। तो टोटल पावर का फॉर्मूला होगा 4 म्यू माइनस 2 बाय आर, है ना। और इसने क्या दिया देखें, फोकल लेंथ पूरे सिस्टम की 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इससे आर निकाल लिया, इससे आर निकाल लिया। नहीं मतलब ये तो इनिशियल कंडीशन दी थी कि फोकल लेंथ बिना सिल्वरिंग के जो फोकल लेंथ थी वो 10 थी। 1 बाय एफ का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू 2 बाय आर, ये बिना सिल्वरिंग के कंडीशन थी। इससे आर निकाल लिया, और अब मिरर्ड सरफेस का पावर निकाल लेते हैं। तो मिरर्ड सरफेस का मिरर कर देने के बाद पावर आ गया 40 डायप्टर, तो फोकल लेंथ आ गई 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि one of its faces now silvered, and for an object placed at a distance x in front of the lens, the image coincides with the object। तो यार लेंस के केस में तो जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है या मिरर बन गया, ये तो अब ओवरऑल तो एक कॉनकेव मिरर बन गया, और मिरर में जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज 2f पे होती है। तो जो नया सिस्टम है इसकी फोकल लेंथ के 2f पे ऑब्जेक्ट को रख दो। जो नया सिस्टम है इसकी फोकल लेंथ है 2.5 और इसके 2f पे ऑब्जेक्ट को रख दो।
तो ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पे रख दो। जो ऑब्जेक्ट है वो नए सिस्टम के 2f पे होगा, ठीक है। पहले इसने दिया कि फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर बाई कॉन्वेक्स लेंस की, और म्यू भी दिया है, तो मैंने r निकाल लिया, और फिर 2pl प्लस pm से नया पावर निकाल लिया, 2pl प्लस pm से नया पावर निकाल लिया, ठीक है। और उसमें pl में तो प्रॉब्लम नहीं है, वो है म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। मिरर में जरा इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्केव मिरर है, तो पॉजिटिव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, तो इसकी फोकल लेंथ होती है r/2, तो इसका मिरर पावर होगा 2/r प्लस साइन के साथ। कंबाइंड सिस्टम का पावर निकाल लिया, इसकी फोकल लेंथ निकाल ली, और इसके 2f पे ऑब्जेक्ट रख दिया। नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर है, बी। मिरर फॉर्मूला तो बताओ जरा प्रियांशी, जरा देखें यूवीएफ में रिलेशन मिरर्स में। सर 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हाँ ठीक है, मिरर में प्लस आता है, मिरर में मोर इसलिए प्लस आता है, लेंस में लेस इन्हें माइनस आता है, ठीक है। अब इसमें मैंने तो पूरा उठा के पूरा सॉल्व किया है आपके सामने। मैंने ये कहा है कि देखो यार, मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है, तो f इसका -20 है और u -40 है, और फॉर्मूला है 1/1/v प्लस 1/u। इससे v आ गया -40, वो मैं बिना कैलकुलेशन के भी बोल सकता था कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पर है, ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे ही बनेगी, ठीक है। और सामने अच्छा, अब मैं सारी पूरी मैथमेटिक्स से मैंने इंपॉर्टेंट बातें की, अच्छी बातें। ये जो v का साइन माइनस आ रहा है ना, ये बता रहा है कि इमेज सामने बनी है। साइन कन्वेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोल से नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस नापोगे वो नेगेटिव आएगा। v -40 आ रहा है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनी है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, और सामने जो बनेगी वो फिर रियल इमेज होगी। जो सामने बनेगी वो रियल इमेज होगी, लेंसों में जो पीछे बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। जहां रेज एक्चुअली मिलती है वो रियल इमेज होती है। तो मिरर में रियल इमेज सामने बनती है और वर्चुअल इमेज पीछे बनती है, तो माइनस साइन इस बात को बता रहा है कि रियल इमेज है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं, वो आ रहा है माइनस कर से -1 -v/u से। मैग्निफिकेशन अगर माइनस आ रहा है तो उससे पता लगता है कि इमेज इन्वर्टेड है। अगर v नेगेटिव है तो इमेज इन फ्रंट है, v पॉजिटिव है तो इमेज बिहाइंड है। लेंस के केस में अगर इमेज पहले बन रही है तो वर्चुअल इमेज है, और लेंस के केस में अगर v पॉजिटिव है तो रियल इमेज है। ऐसे m तो खैर हमेशा ही सेम है, m कभी भी नेगेटिव आ जाए तो इन्वर्टेड इमेज बनी है। और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन 1 है, इसलिए सेम साइज की है। ये तो वैसे आप डायरेक्ट जानते थे कि ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज 2f पर है, आप डायरेक्ट जानते थे कि ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज 2f पर है, बट अदरवाइज पूरी कैलकुलेशंस करनी हो तो इस तरह करेंगे, ठीक है। पूरी कैलकुलेशंस इस तरह होंगी कि v से केवल ये पता लगता है, v से v पॉजिटिव है तो इमेज पीछे बनी है, v नेगेटिव है तो इमेज सामने बनी है। और v के साइन से ये बिल्कुल पता नहीं लगता कि इमेज इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, वो तो m के साइन से पता लगता है। रियल है कि इन्वर्टेड है ये भी हमें केवल इस बात से पता लगता है कि सामने बनी है कि पीछे बनी है, तो वो पूरे फॉर्मूले से आंसर आने के बाद ही डिसाइड करें। एनीवे दैट इज ऑल फॉर नाउ, ठीक है। सो थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.